पिछले दरवाजे से किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अभय चौटाला जी और इनकी पार्टी है। और कौन? नवीन जिंदल आए हैं आज मैदान में और कहा है कि अभय चौटाला तो मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, बहुत देर कर दी जनाब आते आते, और बड़े भाई ही बताएंगे, वो तो भाई भाई हैं, पीठ पीछे तो एक ही हैं। जो खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी सीएम वाली फीलिंग जा नहीं रही, और नायब जी हैं, उनकी सीएम वाली फीलिंग आ नहीं रही। राणा साहब कांग्रेस में गुटबाजी है और ये किसी से छिपी नहीं है, तो फिर कितना कुछ कैसे झेल पाओगे जो चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि अब आप प्रचार देख रहे होगे तो 2 से 3 नेता लोगों में जो चर्चाएं हैं कि आपके साथ ठीक ढंग से लगे हुए। बंद पिंजरे में शेर हो तो उसके सामने तो कोई भी खड़े हो जाएगा उस पर तो। लेकिन अगर हिम्मत है मोदी जी में, 56 इंच का सीना है, तो खुले मैदान में अरविंद केजरीवाल जैसे शेर का सामना करके दिखाएं, उनको अपनी हकीकत समझ में आ जाएगी। कांग्रेस के नेताओं में एक बात हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर सीट आम आदमी पार्टी ने निकाल ली तो ये बीच में बैठ जाएंगे हरियाणा के, एक सीट है वही निकाल लेंगे, उसके बाद ये विधानसभा नहीं छोड़ने वाले। मैं तो चुनौती देता हूँ अभय चौटाला जी को, नवीन जिंदल जी को, है हिम्मत तो करिए कंपटीशन, एक एक गांव में प्रचार के लिए जाइए। यहाँ पे जाट फैक्टर बड़ा चलता है क्योंकि लगभग 3.5 लाख के आसपास जाट है और जट सिख मिला के 5.5 लाख बैठते हैं। तो आप कैथल में अब जमावड़ा कर रहे हो और साथ में आपने एक यात्रा भी निकाली थी जिसका अच्छा प्रभाव रहा, तो फिर इसलिए मतलब ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। मोदी जी कहते थे, विनेश तू तो मेरी बच्ची है, तो तुझसे तो परिवार का नाता है, अपने घर बुला के इनको डिनर कराते थे। जब ये ओलंपिक मेडल जीतें तब तो आप फटाफट से साथ में मोदी जी खड़े हो जाएंगे कि अरे अरे देखो ओलंपिक जीता है। तब नहीं आप इनकी जात पूछते। जिस दिन ये अपनी बात उठाएं, जिस दिन अपना मुद्दा उठाएं, उस दिन कहते हो ये एक जाति की है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज आपके वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा जी हैं और अनुराग डांडा जी कैथल में हैं और जो इनका गांव है धनौरी वो पास में ही पड़ता है कैथल के। जी स्वागत है आपका द एयर न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके गांव का जिक्र किया है सर, धनौरी में पले बड़े हैं सर या फिर कैसे? क्योंकि अभय चौटाला लगातार बयानबाजी कर रहे हैं इसलिए। क्या कह रहे हैं अभय चौटाला? अभय चौटाला कह रहे हैं कि अभी हरियाणा की याद आई है, आम आदमी पार्टी में अभी आए हैं अनुराग डांडा जी। देखो, अभय चौटाला जी में और हमारे में क्या फ़र्क है। अभय चौटाला जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके बच्चे विदेशों में ऐशो आराम करने के लिए जाते हैं, और हम ऐसे परिवार से आते हैं जिनके बच्चे आधा आधा एकड़ एक एक एकड़ ज़मीन बेच के मजबूरी में विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो वो तो अपने हिसाब से बात करते हैं, दुनिया को अपने रंग से देखते हैं, उनके इतनी दौलत, अथाह दौलत है उनके पास, वो उसी की बात करते हैं। हम उन बच्चों की भविष्य की बात करते हैं और उन्हीं के लिए राजनीति में आए हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं था, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था और अच्छा गुजारा हो रहा था, बढ़िया घर चल रहा था। हम क्यों आए राजनीति में? हम इसलिए आए कि गाँव के गाँव खाली हो गए, सारे बच्चे बेरोज़गारी से परेशान होके अपनी ज़मीनें बेच बेच के विदेश जा रहे हैं, गलत तरीके से जा रहे हैं और डंकी मार के जा रहे हैं। ऐसे हालात मैंने देखे हैं कि अगर माँ बाप की पीछे से देहांत हो जाए, यहाँ आग देने नहीं आ सकता बच्चा। ऐसे हालात भी मैंने देखे हैं कि अगर विदेश में मौत हो जाए तो वो बच्चा, उसकी बॉडी लाने में भी 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं, कई बार नहीं आ पाती है पैसे की कमी की वजह से। तो ये सारे हालात देख के मन में ये हुआ कि इस हालात को बदलने की ज़रूरत है। और ये हालात बने कैसे? ये अभय चौटाला जी जैसे लोग हरियाणा को यहाँ तक लेके आए हैं। इनका परिवार राज करता था, इनके परिवार के लोग सत्ता में होते थे, वही तो इस हालात तक लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कौन लेके आया हरियाणा में? यही लोग तो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, यही उनके साथ चलते थे, उनके साथ गठबंधन में होते थे। आज भी कौन भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहा है? पिछले दरवाजे से सामने से कहते हैं मैं किसानों की मदद करता हूँ, लेकिन जिन किसान 750 किसानों की शहादत जिस पार्टी ने ली, शुभकरण को गोली जिस पार्टी ने के सरकार ने मारी, उस पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करते हैं। विश्वास मत हासिल करना हरियाणा विधानसभा में तो मदद करते हैं पिछले दरवाजे से, वोट नहीं करते उनके खिलाफ। राज्यसभा उम्मीदवार कोई चुनना हो तो बीजेपी के कैंडिडेट की मदद करते हैं। तो पिछले दरवाजे से किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अभय चौटाला जी और इनकी पार्टी है, और कौन है? जाट और बनिया को लेके भी विवाद खड़ा हुआ है, उनका आपने बयान भी तो सुना ही होगा, तो इस पे क्या कुछ स्टैंड करती है आम आदमी? नहीं, ये किसकी भाषा है? ये बीजेपी की भाषा है। क्या लड़ाई है जाट और बनिए की, या किसी भी और कास्ट की? क्या लड़ाई है? किसने बांटा? कास्ट की आग किसने लगाई हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर कास्ट की आग लगाई, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। वही जुबान अभय चौटाला अगर बोल रहे हैं तो मैं तो कह ही रहा हूँ, ये ताऊ के लाल नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं।
मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, गांव-गांव में लोग अब ये कहने लग गए कि ये बीजेपी के इशारे पे ही तो आए हैं यहाँ पे। पहले तो जब ये सीट मांगते थे कि गठबंधन में ले लो, ये कर लो, तो कहाँ की सीट मांगते थे? कुरुक्षेत्र मांगी थी? कहाँ की मांगते थे? भिवानी महेंद्रगढ़ मांग रहे थे, कभी उस तरफ की सीट मांग रहे थे। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनको दिख गया कि इंडिया गठबंधन का एक तरफा माहौल है, इसलिए वोट काटने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है किसी तरीके की। लोग सौहार्द से रहते हैं। अगर ये राजनेता जो अभी तक ये सत्ता में रहे हैं, अगर ये आग ना लगाएं, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर जाति का व्यक्ति आपस में सौहार्द से रहता है। आग ही यही लोग लगाते हैं। नवीन जिंदल आए हैं आज मैदान में और कहा है कि अभय चौटाला तो मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, बहुत देर कर दी जनाब आते आते, और बड़े भाई ही बताएंगे, वो तो भाई भाई हैं, पीठ पीछे तो एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके बुलावे पे ही तो अभय चौटाला आए हैं, नहीं तो अभय चौटाला को यहाँ क्या ज़रूरत थी चुनाव लड़ने की। तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि नूरा कुश्ती है ये। नूरा कुश्ती किसको कहते हैं? नूरा कुश्ती कहते हैं जो दिखाने के लिए कुश्ती की जा रही हो। तो ये नूरा कुश्ती है, उनको थोड़ी कुछ कहेंगे। वो तो नवीन जिंदल जी को गालियाँ देनी होंगी तो सुशील गुप्ता जी को देंगे, अभय चौटाला को गालियाँ देनी होंगी तो सुशील गुप्ता जी को देंगे। इनकी तो नूरा कुश्ती है, इनकी तो आपस में प्यार प्रेम है। हल्की हल्की सी वो उसके खिलाफ बोलेगा, वो उसके खिलाफ बोलेगा, ताकि किसी तरीके से कोई वोट काट सके इंडिया गठबंधन का। लेकिन लोग समझदार हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस बार किसी भी तरीके से बंटवारा नहीं होना चाहिए वोटों का। दो ही ढेरियां हैं वोट की, एक जो अंधभक्त हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे, और जो देशभक्त हैं वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। ये दो ही वोट की ढेरियां हैं, तीसरी कोई ढेरी ही नहीं है वोट की। जो इनके प्रोग्राम भी करा रहे हैं अभय चौटाला जी के, उन लोगों से भी अगर बात कर लो बाद में, तो ये कहते हैं जी शर्मा शर्मी में, लिहाज में, चाय के लिए कोई पुराना रिश्ता रहा है परिवार से, कोई रामपाल माजरा जी की शर्म में चाय के लिए बुला लिया, कोई प्रोग्राम करा दिया। वोट वो भी नहीं दे रहे, जो इनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं गांव के अंदर, वो लोग भी वोट नहीं दे रहे इनको। तो इतने तो सब समझदार हैं, इतना तो सब लोग समझते हैं आज के दिन में कि ये सीधा चुनाव इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में है। इसमें तीसरे आदमी का कोई काम नहीं है। जी, आप धनौरी गांव से आते हैं और आज कैथल में बैठे हैं। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? क्योंकि आपका लोकसभा तो लगती नहीं है धनौरी, लेकिन ये है कि असर ज़रूर पड़ता है कैथल में। देखिए, बिल्कुल असर पड़ता है, और ये पूरा इलाका एक ही है। ये जींद, कैथल और ये कुरुक्षेत्र का ये जो इधर का हिस्सा है, ये पूरा इलाका एक ही है। यहाँ लोगों का व्यवहार भी एक है, यहाँ लोगों की समस्याएं भी एक सी हैं, यहाँ लोगों के दुख दर्द भी लगभग उन्हीं समस्याओं के चलते हैं। तो इसलिए बात समझ में आती है। यहाँ का किसान नाराज़ है सरकार से, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। पहले पिछली बार जब चुनाव हुआ तो जिस तरीके के बॉर्डर पे हालात बने थे, उसकी वजह से एक सिंपैथी वेव थी, और उसकी वजह से हमारा पूरा किसान समाज और जवान ये अलग नहीं होते, किसानों के बच्चे ही बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ते हैं। उसकी वजह से एक सेंटीमेंट था जिसमें लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन इस बार लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और इस बार लोगों को जैसे 750 शहादतें किसान आंदोलन के दौरान ली गई, जैसे शुभकरण को अभी हाल फिलहाल की घटना उसको भूले नहीं हैं लोग, जैसे उसको गोली मारी गई, जैसे किसानों को बोरियों में बंद कर करके पीटा गया, वो सारी बातें लोगों की यादों में हैं। तो किसान तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। फिर आता है एक बहुत बड़ा वर्ग जो युवाओं का है। युवा बहुत ज़्यादा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। 25 लाख युवा बेरोजगार हरियाणा के अंदर लगभग आज के दिन में है। मैंने हालत आपको बताई, इस पूरे इलाके में आप किसी गांव में चले जाओ, गांव के गांव खाली हो गए। गांव के लोग सोच रहे हैं कि क्या मतलब सारे गांव में बड़े बुजुर्ग ही रह जाएंगे क्या, युवा रहेंगे ही नहीं। उनको मतलब ऐसी हालत होने वाली है कुछ दिनों में गांव की कि वहाँ पे युवा दिखाई नहीं देंगे आपको। सारे अपनी ज़मीनें बेच बेच के, किसी के आधा किला है, किसी के पौना किला है, वो बेच बेच के ज़मीनें अपनी विदेश जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो युवा यहाँ पे हैं उनके अंदर ज़बरदस्त नाराज़गी है। वो ये कह रहे हैं कि अभी 530 युवा इन्होंने इजराइल भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 तारीख को। 6 महीने हो गए हमको ये कहते कहते कि ये गलत योजना है, ये हमारे बच्चों को मरवाने की योजना है, मौत के मुंह में धकेला जा रहा है उनको। सरकार नहीं मानी। 2 लाख नौकरी हरियाणा में खाली पड़ी हैं, यहाँ नहीं दे सकते नौकरी, इजराइल में मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं। अब इजराइल पे ईरान ने हमला कर दिया। वो युद्ध के अंदर हमारे बच्चों को जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने धकेला है। आप यहाँ कैथल के ही आप देख लो, ये मटोर के कई बच्चे रूस में फंसे हुए हैं। हम उनके परिवारों से भी मिल के आए।
बीजेपी के एक नेता की आंख में इतनी शर्म तक नहीं है, परिवार से मिल के समझ तो लो, हाल तो जान लो कि क्या है। उनको वापस लाना तो बहुत बड़ी बात है, उनको सुरक्षित करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ना प्रधानमंत्री ना विदेश मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ कि हमारे बच्चे रूस में फंसे हुए हैं युद्ध के बीच में, उनको वापस लाने को कोई तैयार नहीं है। इन सारी चीज़ों से युवा बहुत त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। तो इतना बड़ा वर्ग किसान, इतना बड़ा वर्ग युवा का, जब ये लोग नाराज़ हैं, और हमारी बहनें जिनको जंतर मंतर पे कैसे सड़क पे घसीटा गया था वो तो सबने देखा था। तो हरियाणा इन सब चीज़ों को बहुत दिल से लेता है और हरियाणा इसका जवाब देगा। मुझे लगता है इस बार 10-0 से इनका बोरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के लोग। जी। खट्टर साहब के पीछे आप हाथ धो के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन चेहरा चेंज कर दिया, अब नायब सैनी मुख्यमंत्री है। देखिए, हमने तो खुली चुनौती दी थी, पहले कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि अगर बीजेपी में हिम्मत हो तो मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पे चुनाव लड़के दिखाएं। वही हुआ जो हमने पहले कहा था, क्योंकि हमको अंदाज़ा था लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है, किस तरीके का गुस्सा है। मनोहर लाल खट्टर जी को पहले ही हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी को हटाना था, इसलिए सिर्फ उनको नहीं हटाया, नायब जी को भी एडजस्ट करना था। कुरुक्षेत्र के अंदर जब इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आया, बीजेपी के सर्वे में बीजेपी बुरी तरह हार रही थी। मुझे बीजेपी के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि नायब सैनी जी के बुरी तरह हार रहे थे, वो मौजूदा सांसद है ना यहाँ से, वो हार रहे थे यहाँ से बुरी तरह से, तो उनको बचा के ले जाया गया है, मुख्यमंत्री बना दो ताकि चुनाव नहीं लड़ना पड़े। क्योंकि अगर चुनाव हार जाते लोकसभा का, तो आप खुद सोच के देखिए, अध्यक्ष है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का, अध्यक्ष चुनाव हार जाता तो मट्टी पलीत होती भारतीय जनता पार्टी की। तो अपने इज्जत बचा के यहाँ से उनको लेकर के गए मुख्यमंत्री। उनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा, जो खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी सीएम वाली फीलिंग जा नहीं रही, और नायब जी हैं, उनकी सीएम वाली फीलिंग आ नहीं रही। उनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा। मनोहर लाल खट्टर जी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, और भाई तुम कौन हो। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी पत्ता आज के दिन में चल रही है वो गलत पड़ रहा है। और ऐसा तभी होता है जब आपका समय ख़त्म हो चुका है, जब जनता आपको नकार चुकी है, फिर आप जो भी चाल चलेंगे वो उल्टी पड़ती है, क्योंकि उसके साथ जनता का समर्थन नहीं होता। करनाल से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव होगा, और साथ में ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी जोर लगाएगी हराने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे हर जगह पे 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र सीट पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। और ये इंडिया गठबंधन है, ये देश बचाने का गठबंधन है, इसमें पार्टी प्रमुख नहीं है, इसमें नेता के लिए कोई लड़ नहीं रहा है, इसमें हम देश के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से मदद करेगा इंडिया गठबंधन की। इस बार का लक्ष्य हमारा यही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया, इनका बोरिया बिस्तरा समेट के पहले यहाँ से भेजना है। इनसे तो खुशहाल ही था, जब ये हरियाणा में नहीं होते थे तब हरियाणा इससे ज़्यादा ही बेहतर था, इससे खुशहाल था। इन्होंने बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया, तो पहले इनका बोरिया बिस्तरा समेटना। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो कुछ इफेक्ट पड़ा है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रचार करते तो लोगों में एक बूम बनता, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, जेल में हैं। मुझे लगता है कि लोगों के कॉन्शियस को, लोगों के मन को झकझोरने का काम किया है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ने। आप किसी गली नुक्कड़, किसी सड़क पे, किसी चलते व्यक्ति से बात कर लीजिए, वो आपको ये कहता मिलेगा कि नहीं, ये तानाशाही, धक्काशाही हो रही है, ये जबरन अंदर डाला गया है, राजनीतिक विरोध की वजह से अंदर डाला गया है। ये जो आपकी कॉन्शियस को शेक करने वाले इशू होते हैं, ये जो आपकी अंतरात्मा को जगाने वाले मुद्दे होते हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं चुनाव के अंदर। शायद अरविंद केजरीवाल जी बाहर रह के भी इतना नुकसान नहीं कर पाते भारतीय जनता पार्टी को, जितना भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज के। लोग पहली बार ये सोचने पे विवश हो गए कि क्या वाकई, हम तो बहुत समय से कहते थे कि तानाशाही चल रही है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब जगह पे मैनेज किया जा रहा है सारे सिस्टम को, चुनाव आयोग पे प्रेशर बनाया जा रहा है, हम तो बहुत समय से कह रहे थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लोग ये सोचने पे विवश हो गए कि क्या सही कह रहा था विपक्ष, और हम वाकई तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। सबका मन रातों रात बदल रहा है, रातों रात। जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी होते थे, वो भी ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत दिशा में देश को लेके जा रहे हैं, इनकी मंशा सही नहीं है, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो किया वो सही नहीं किया। क्योंकि सबको दिखता है, एक चवन्नी आज तक बरामद नहीं कर पाए, कोई सबूत नहीं किसी तरीके का, ज़बरदस्ती आप किसी को अंदर रख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मोदी जी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं खुले में मुकाबला करने का अरविंद केजरीवाल के। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ये बंद पिंजरे में शेर हो तो उसके सामने तो कोई भी खड़े हो जाएगा उस पर, तो लेकिन अगर हिम्मत है मोदी जी में, 56 इंच का सीना है, तो खुले मैदान में अरविंद केजरीवाल जैसे शेर का सामना करके दिखाएं, उनको अपनी हकीकत समझ में आ जाएगी। जी,
कुरुक्षेत्र लोकसभा यहाँ पे जो दिग्गज हैं ये पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। जो मौजूदा सांसद 2 बार रह चुके हैं और साथ में अभय चौटाला ने भी आमना सामना किया हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नया है, तो फिर कैसे इनसे पार पाओगे? देखिए, आम आदमी के लिए कुछ भी नया नहीं होता। आम आदमी तो हर गली में, हर घर में, सब आम आदमी है। मैंने आपको शुरू करते ही बताया तो कि ये लोग खास लोग हैं, इनको आम आदमी से कनेक्ट करना पड़ता है। आम आदमी तो आम आदमी है। हम तो जैसे ही यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया, आम आदमी को आम आदमी के साथ घुलने में वक्त ही नहीं लगा। एक सप्ताह के अंदर पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर ये चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। साथ ही साथ हमारा आज के दिन में हरियाणा के एक एक गांव में हमारा संगठन है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर भी एक एक गांव में हमारा संगठन था। पहली बार कोई लोकसभा उम्मीदवार, मैं तो चुनौती देता हूँ अभय चौटाला जी को, नवीन जिंदल जी को, है हिम्मत तो करिए कंपटीशन, एक एक गांव में प्रचार के लिए जाइए। पहली बार कोई लोकसभा प्रत्याशी 900 से ज़्यादा गांव है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, 900 के 900 गांव में जाएंगे, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी 400 के आसपास गांव तक पहुंच चुके हैं। मैं चुनौती देता हूं अभय चौटाला जी को और नवीन जिंदल जी को, अगर आप में हिम्मत है तो सही काम में कंपटीशन कीजिए। लोकतंत्र है, लोगों के सामने हाथ जोड़ना काम है। आप जाइए और एक एक गांव के अंदर वोट मांग के दिखाइए। अगर आप अभी इतनी मेहनत नहीं कर सकते, चुनाव जीतने के बाद कहाँ से करोगे? चुनाव जीतने के बाद तो दिखोगे ही नहीं। डांडा साहब, कांग्रेस में गुटबाजी है और ये किसी से छिपी नहीं है, तो फिर कितना कुछ कैसे झेल पाओगे जो चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि अब आप प्रचार देख रहे होगे तो 2 से 3 नेता लोगों में जो चर्चाएं हैं कि आपके साथ ठीक ढंग से लगे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन आज हमने ये कहा कि सब अपना अहंकार छोड़ के, सब अपना स्वार्थ छोड़ के देश के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी भी हालत में हमको देश और संविधान को बचाना है। ये आपस की लड़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। पंचायत का चुनाव आप देखते हो, एक एक जगह 10-10 लोग सरपंच के लिए खड़े हो जाते हैं, आपस में खूब लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, सब कुछ करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। लेकिन अगर गांव के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई 10 अलग नहीं रहते, सारे एक हो जाते हैं इकट्ठे होके। आज वही दिन है। चाहे हमारे कितने भी मतभेद हों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी 100 मतभेद हो सकते हैं, हमारे नेताओं के बीच में भी 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें देश का लोकतंत्र सही तरीके से चल रहा था, ये उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं। इसलिए संविधान बचाने के लिए, तानाशाही को रोकने के लिए ये चुनाव हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का, सब इकट्ठे होकर ये चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई अभी तक भी लूप में नहीं है, अगर कोई साथ नहीं चल रहा है, तो उसको घर जाके उसको समझाएंगे, ये सारी बातें उसको मनाएंगे, सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में एक बात हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर सीट आम आदमी पार्टी ने निकाल ली तो ये बीच में बैठ जाएंगे, हरियाणा के एक सीट है वही निकाल लेंगे, उसके बाद ये विधानसभा नहीं छोड़ने वाले। नहीं, देखिए, ये मैं कह तो रहा हूँ, ये सारे स्वार्थ छोड़ के हमने ये गठबंधन किया है। दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस की एक भी विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको 3 सीटें वहाँ पे दी हैं दिल्ली के अंदर। तो हमने ये नहीं सोचा है कि इससे विधानसभा में क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, किसको क्या होगा, पार्टी भविष्य क्या होगा। पार्टी से ऊपर की बात है, नेताओं से ऊपर की बात है। देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ये सारी पार्टियां तभी रहेंगी, ये चुनाव तभी हो पाएंगे जब तानाशाही ना आए देश के अंदर, लोकतंत्र रहे, तभी ये पार्टियां रहेंगी। तो इसलिए सभी पार्टियां एकमत होके, सारे लीडर्स ने, टॉप लीडर्स ने एकमत होके, अब जो राहुल गांधी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मिल के ये फैसला लिया कि हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, उनको भी सारी बातें पता थी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पार्टी एक दूसरे के खिलाफ भी बात करती रही। उसके बावजूद भी फैसला लिया ना। उस फैसले को नीचे तक प्रोपेगेट होने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन देश का एक एक व्यक्ति जो देशभक्त है वो इस बात को समझेगा। मैंने इसीलिए कहा, जो अंधभक्त हैं वो अभी भी बीजेपी को ही वोट करेंगे, लेकिन जो देशभक्त है, एक एक देशभक्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेगा, और सिर्फ कुरुक्षेत्र सीट पे नहीं, 10 की 10 सीटों पे करेगा। यहाँ पे जाट फैक्टर बड़ा चलता है, क्योंकि लगभग 3.5 लाख के आसपास जाट है और जट सिख मिला के 5.5 लाख बैठते हैं। तो आप कैथल में अब जमावड़ा कर रहे हो और साथ में आपने एक यात्रा भी निकाली थी जिसका अच्छा प्रभाव रहा, तो फिर इसलिए मतलब ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। नहीं, देखिए, ये तो जाति पे चुनाव आम आदमी पार्टी कभी नहीं लड़ती है। एक मुद्दा जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, मैंने तो आज बताया कि देश में जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, सबके लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति के लिए। ये सारी जात बिरादरी, ये सारे धर्म, ये तभी को एग्जिस्ट कर सकते हैं, गुलदस्ते में साथ रह सकते हैं, जब संविधान की किताब जो बाबा साहब ने लिखी उसके मुताबिक देश चले।
अगर तानाशाही से देश चलने लगेगा तो आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी है, सबका नंबर आएगा एक एक करके। तो ये इसलिए इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर, और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। मुझे लगता है कि माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश ना रचे जैसी उन्होंने पहले रची थी माहौल को ख़राब करने की, तो इस वक्त कोई इस तरीके का जातिगत माहौल नहीं है। सब लोग आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती है जो जातिगत राजनीति में हरियाणा को जिस तरीके से इन लोगों ने धकेला है। मैं तो कई बार पूछता हूँ कि ये जो बेरोज़गार हैं ये कौन सी जाति के हैं? ये जो किसान हैं जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई, या जिनको फसलें जिनकी दाम नहीं मिल पाते, ये कौन सी जाति के हैं? ये सारी जातियों में है। ये जो महिलाएं, अगर उनका अपमान होता है, उनके साथ रेप होता है, उनके साथ क्राइम होता है, कौन सी जाति की महिला के साथ होता है? अलग कर सकते हो क्या? लेकिन ये जो भी किसान आंदोलन हुआ या पहलवान आंदोलन, सभी को जाट उसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि जाट, ये तो जाट है। कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी करती है, उसको वो तस्वीर देने की कोशिश की जाती है। मैं तो पहलवानों का आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि पहलवान बेटियां जब दिल्ली में सड़कों के ऊपर उनको घसीटा गया, यही तो पहलवान बेटी थी। मोदी जी कहते थे, विनेश तू तो मेरी बच्ची है, तो तुझसे तो परिवार का नाता है, अपने घर बुला के इनको डिनर कराते थे। जब ये ओलंपिक मेडल जीतें तब तो आप फटाफट से साथ में मोदी जी खड़े हो जाएंगे कि अरे अरे देखो ओलंपिक जीता है। तब नहीं आप इनकी जात पूछते। जिस दिन ये अपनी बात उठाएं, जिस दिन अपना मुद्दा उठाएं, उस दिन कहते हो ये एक जाति की हैं। वो किसी जाति की नहीं है, वो पूरे देश की हैं। उन्होंने पूरे देश के लिए गौरव अर्जित किया। जब टीवी के ऊपर जब अपने मेडल जीतते हुए देखता है कोई अपने देश के किसी भी खिलाड़ी को, एक बार भी उसके मन में ख्याल नहीं आता ये किस जाति का है। हम सारे भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें हिस्सा ले लें थोड़ा सा, जो इसने गौरव अर्जित किया है पूरी दुनिया में। तो ये जो बातें हैं, ये जाति की जो राजनीति है, ये सब फैलाई गई है इन पार्टियों के द्वारा। इसको जितना हम साफ़ करते जाएंगे, मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये कमल देखने में खूबसूरत लगता है लेकिन उगता कहाँ है? कीचड़ में ही उगता है ना। और कीचड़ किस चीज़ से साफ़ होता है? झाड़ू से साफ़ होता है कीचड़। इस बार इनका ये सारा कीचड़ साफ़ कर देंगे, कमल उगने ही बंद हो जाएंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और आप लोगों ने बातें सुनी हैं तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।